नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू, रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में 1 नवंबर तक ऐसा ही रहेगा मौसम। सर्वाधिक बारिश हुई खूंटी में। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर रांची समेत पूरे राज्य में दिखने लगा है। रांची व आसपास के जिलों में मंगलवार दोपहर से अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर तक बारिश के साथ कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार एवं रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है, जिसका असर भी सुबह से देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्र में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं 31 अक्टूबर को मौसम विभाग ने देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 1 नवंबर को सुबह में कोहरे या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इधर 2 नवंबर को सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ एवं मौसम शुष्क रहेगा। बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, अधिकारियों को लगाई फटकार। रांची और चाईबासा में बच्चों को खून चढ़ाने के बाद उनके HIV पॉजिटिव होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और ऐसी घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार को तत्काल इसे रोकने के लिए एक्शन लेने का निर्देश दिया है। गुरुवार को हाईकोर्ट के समक्ष स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ड्रग कंट्रोलर सशरीर उपस्थित थे। हाईकोर्ट ने उक्त अधिकारियों को शपथ पत्र दाखिल कर सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के अस्पतालों में कितने रक्त की आवश्यकता है और कितना उपलब्ध हो पा रहा है, इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। चाईबासा में नो एंट्री विवाद में पुलिस पर पथराव का आरोप, 16 लोग गिरफ्तार, प्रशासन को अल्टीमेटम। चाईबासा में नो एंट्री विवाद में पुलिस पर पथराव का आरोप, 16 लोग गिरफ्तार, प्रशासन को अल्टीमेटम। जिला मुख्यालय चाईबासा में नो एंट्री व्यवस्था को लेकर उपजे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में 6 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर 2025 को बड़ी संख्या में लोग परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया और हालात बेकाबू हो गए थे। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिससे स्थिति बिगड़ गई। मामले में चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो के लिखित बयान पर मुफस्सिल थाने में 74 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रदर्शनकारी लगातार शहर में लागू की गई नो एंट्री व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में पहले से कहीं ज्यादा समय लग रहा है। आंदोलनकारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यह व्यवस्था तुरंत खत्म की जाए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 4 में हादसा, मजदूर का हाथ कटा। बोकारो से बड़ी खबर सामने आई है। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 4 में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में प्लांट के मजदूर देवाशीष राय 45 वर्षीय की गंभीर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि देवाशीष राय नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात थे और ब्लास्ट फर्नेस 4 के मटगन सेक्शन में मटेरियल डालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान मटगन अचानक पुश होने से यह बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में मजदूर का दाहिना हाथ पूरी तरह से कट गया है, जबकि बाएं हाथ की 3 उंगलियां भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना के तुरंत बाद साथी मजदूरों ने घायल को प्लांट के अंदर स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल अस्पताल में मजदूर का इलाज जारी है। प्लांट प्रबंधन की ओर से हादसे की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार यह घटना मशीनरी संचालन के दौरान लापरवाही या तकनीकी खराबी के कारण हुई हो सकती है। स्थानीय मजदूर संगठन ने हादसे की कड़ी निंदा करते हुए मजदूर सुरक्षा को लेकर प्लांट प्रशासन से जवाब मांगा है। JSSC सीजीएल परीक्षा की CBI जांच के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में अब शुक्रवार को सुनवाई।
कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच कराने की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई जारी रहेगी। बुधवार को हुई लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार का समय तय किया था, लेकिन सरकार और सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस में ज्यादा समय लगने का अंदेशा को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे। अगली सुनवाई तक अदालत द्वारा रिजल्ट के प्रकाशन पर लगाया गया स्टे जारी रहेगा। शुक्रवार यानी कल यह केस सुनवाई के लिए पहले नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। बोकारो में नाबालिग से गैंगरेप, गांव की लड़की ने ही कराया 3 युवकों से कांड। झारखंड के बोकारो में 14 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घिनौनी वारदात में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह घटना सोमवार को हुई थी और शिकायत मंगलवार रात को दर्ज की गई थी। एसपी ने कहा, पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी मंगलवार शाम को बराकला छठ घाट के पास से गायब हो गई थी। जांच के दौरान पता चला कि उसी गांव की एक युवती ने 3 युवकों को फोन किया था और लड़की को उनकी मोटरसाइकिल पर वहां से एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की उम्र 18 से 26 साल के बीच है। एसपी ने आगे बताया कि पीड़िता के अनुसार तीनों आरोपियों ने नाबालिग को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद वे उसे गांव में छोड़कर चले गए। पुलिस ने मंगलवार रात को कसमार थाने में इस मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा, एक टीम का गठन किया गया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में लगातार बारिश, धान की फसल प्रभावित, किसानों की बढ़ी मुश्किलें, कटाई पर असर, सरसों की अच्छी खेती की उम्मीद। झारखंड में चक्रवाती तूफान मोन्था का असर दिखना शुरू हो चुका है। मंगलवार दोपहर से राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष रूप से धान की फसल को भारी नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव से झारखंड के लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। यह स्थिति 31 अक्टूबर तक जारी रहने का अनुमान है, जिसमें कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी और अन्य हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस बेमौसम बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर खेतों में लगी फसलों पर पड़ रहा है। कोडरमा में मंगलवार शाम से बूंदाबांदी शुरू हुई है। बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई और गुरुवार सुबह से लगातार तेज बारिश दर्ज की गई है। खरीफ फसलों पर इस बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इस समय धान की फसल खेतों में पककर तैयार है और कई क्षेत्रों में इसकी कटाई का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में लगातार बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कोडरमा के जयनगर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि यह बारिश धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेतों में पके हुए धान बारिश के कारण झुक जाएंगे, जिससे उनके अंकुरित होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने धान की कटाई कर उसे खेतों या किसी स्थान पर छोड़ दिया है, जमीन में नमी के कारण उनके खराब होने का खतरा बढ़ गया है। इधर उन्होंने उसके बचाव को लेकर अलग अलग उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा कि जो धान अभी भी खेतों में बगैर कटाई के पड़े हुए हैं, उन्हें मौसम खुलते ही कटाई कर सूखे स्थानों पर ले जाकर रख सकते हैं। गिरिडीह में कार और बाइक की टक्कर, युवक जख्मी। मेला से लौट रहा था घर, जिलेबिया मोड़ के पास हुआ हादसा, ड्राइवर फरार। गिरिडीह के पीरटांड थाना क्षेत्र से जिलेबिया मोड़ पर गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक गंभीर घायल हो गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा बाइक और कार की टक्कर की वजह से हुआ है। घायल युवक की पहचान सरिया थाना क्षेत्र के कारीपहरी निवासी मुन्नीलाल मरांडी पिता सुरेंद्र मरांडी के रूप में की गई है। मुन्नीलाल मरांडी बुधवार की रात चिरकी में लगे जतरा मेला घूमने गया था। वहां से गुरुवार की सुबह वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान जिलेबिया मोड़ के पास सामने से आ रही एक कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक और कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मुन्नीलाल सड़क पर दूर जा गिरा। इसके बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पीरटांड थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया। युवक के सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दुर्घटना के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व, निकाली गई प्रभात फेरी। 5 नवंबर तक चलेंगे कार्यक्रम। 4 को भव्य शोभा यात्रा। गिरिडीह में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुवार सुबह गिरिडीह में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत शामिल हुए।
30 अक्टूबर से शुरू हुए कार्यक्रमों की यह श्रृंखला 5 नवंबर तक चलेगी। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुई। यह मक्कतपुर चौक, जिला परिषद चौक और टावर चौक से होते हुए बक्सीडिया में एक सिख परिवार के आवास पर समाप्त हुई। पूरे मार्ग में धन गुरु नानक प्यारे और कौन जाने गुड़ सदगुरु तेरे जैसे गुरबाणी कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती रही, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 4 नवंबर को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में पंज प्यारे, निशान साहिब और विभिन्न जत्थे नगर भर में कर्तव्य एवं सेवा का प्रदर्शन करेंगे। झांकियां, कीर्तन और संगतों की सहभागिता इस नगर कीर्तन को भव्यता प्रदान करेगी। इसके बाद 5 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम के रूप में गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। इस दिन विशेष कीर्तन, दरबार, शबद संकीर्तन, अरदास और गुरु का लंगर आयोजित किया जाएगा। इन आयोजनों से गिरिडीह में सिख समुदाय सहित आम जनता में भी श्रद्धा और भक्ति का भाव देखा जा रहा है। प्रभात फेरी के समापन स्थल पर संगतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चाईबासा डीसी पर भड़के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, कहा नेता से ही देश चलता है। गिरफ्तार आंदोलनकारियों को बिना शर्त रिहा करने की मांग। पुलिस लाठीचार्ज मामले को लेकर डीसी चंदन कुमार को एक ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व सीएम मधु कोड़ा डीसी पर जमकर बरसे हैं। मौके पर आदिवासी संगठन भी थे। इस वार्तालाप के दौरान पूर्व मंत्री मधु कोड़ा डीसी के व्यवहार से नाराज हो गए। गुस्से में खड़े होकर कहा कि आपका लहजा बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग जंगल से नहीं आए हैं। नेता के बिना देश नहीं चलेगा, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। 24 घंटे में यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम चुप नहीं बैठने वाले। आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डीसी चंदन कुमार के द्वारा कैमरा देखते ही नेताओं के दिखावा करने जैसी बात कहने पर कोड़ा नाराज हो गए। मधु कोड़ा ने कहा, महात्मा गांधी जैसे नेताओं के कारण देश आजाद हुआ और अपनी कुर्सी भी इसी से बची है। इसके बाद डीसी ने कहा गांधी जी से तुलना, फिर बात बढ़ गई। मधु कोड़ा ने कहा लहजा बदले और मांग पूरी हो, अन्यथा कोलाहल बंद होगा। इस दौरान हो समाज महासभा केंद्रीय कमेटी के लेटर पैड पर कोलाहल, पोड़ाहाट, मानकी मुंडा संघों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र उपायुक्त को सौंपकर जेल भेजे गए 16 ग्रामीणों को 24 घंटे के भीतर बिना शर्त पर रिहा करने एवं नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने की मांग की गई है। वहीं बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर सख्ती से नो एंट्री लागू करने की मांग की गई है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने का मामला। झांसा ने सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्यकर्मियों पर कार्रवाई का किया विरोध। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर मिंज और चाईबासा ब्लड बैंक के स्टाफ पर हुई कार्रवाई का झांसा ने विरोध किया है। राज्य में सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विमलेश सिंह ने पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर भारती मिंज और वहां के ब्लड बैंक के कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई को गलत करार देते हुए कहा कि बिना जांच के इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। झांसा जल्द इस मुद्दे पर बैठक करेगा। झारखंड राज्य चिकित्सक सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विमलेश सिंह ने कहा कि रक्तदाताओं से मिला रक्त जब संग्रहण के बाद ब्लड बैंक पहुंचता है तो उस ब्लड की मुख्य 5 तरह की जांच की जाती है। इसमें से एक जांच HIV जांच भी है। डॉक्टर विमलेश सिंह कहते हैं कि राज्य के ज्यादातर ब्लड बैंकों में संग्रहित रक्त में HIV की जांच किट या एलिसा टेस्ट के माध्यम से की जाती है। अब किट जांच का विंडो पीरियड 90 दिनों का और एलिसा टेस्ट का विंडो पीरियड 30 दिन का होता है। ऐसे में जब कोई ब्लड डोनर विंडो पीरियड वाले संक्रमित व्यक्ति के रक्त की जांच करेगा तो किट से उसका रिपोर्ट 90 दिन तक HIV निगेटिव आएगा। उसी तरह एलिसा टेस्ट से 30 दिनों तक की जांच निगेटिव आएगी। ऐसे में डॉक्टर्स कैसे दोषी हो गए। जमशेदपुर में मुठभेड़ के दौरान फरार आकाश सिंह गिरफ्तार। पुलिस के सामने उगले कई राज। कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का था प्लान। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह स्थित टाटा स्टील के खाली पड़े क्वार्टर में हुई मुठभेड़ के दौरान फरार आरोपी आकाश सिंह उर्फ लालू को पुलिस ने मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया है। सीताराम डेरा स्लैग रोड पर घेराबंदी कर टेल्को लक्ष्मीनगर निवासी आकाश को पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने मुठभेड़ में घायल रवि महानंद उर्फ गोपला के साथ कई आपराधिक वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। रवि महानंद MGM अस्पताल में इलाजरत है। सिटी SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि पूछताछ में आकाश ने हरे राम सहित शहर के 1 दर्जन व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने की साजिश का खुलासा किया है। रंगदारी न देने पर फायरिंग व हत्या की योजना बनाई गई थी। गिरोह ने रांची से हथियार मंगाने के लिए सुजीत सिन्हा, उसकी पत्नी रिया सिन्हा व बबलू खान की मदद ली थी। हथियार आकाश ने ही गोपला को दिए थे जिसने फायरिंग की है। आकाश सिंह और उसके साथी दशरथ शुक्ला ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने 10 अक्टूबर को व्यवसायी हरेराम सिंह के घर फायरिंग की थी। इसके पीछे रंगदारी और बदले की भावना मुख्य कारण थी। दोनों पहले हरेराम सिंह और उनके बेटे हरि सिंह के व्यवसाय से जुड़े थे और उन्हें हर महीने 10,000 रुपए वेतन मिलता था। 6 महीने पहले सरकारी शराब दुकान का ठेका मिलने वाला था। तब हरि सिंह ने उन्हें अब काम देने का वादा किया था, पर ठेका ग्वालियर निवासी प्रेम नारायण शिवहरे को मिलने से नाराज होकर दोनों ने कुख्यात सुजीत सिन्हा से संपर्क साधा और रंगदारी की योजना बनाई।
शिक्षा विभाग की लापरवाही से पारा शिक्षक मानसिक रूप से परेशान, मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। पलामू के अति संवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनातू थाना के तीलो गांव निवासी पारा शिक्षक सत्येंद्र कुमार नौकरी वापसी की आस में अधिकारियों के चौखट पर चक्कर काट रहे हैं। 2023 में गंभीर बीमारी के चलते लंबी मेडिकल लीव लेने और आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें वापस काम पर नहीं रख रहे हैं। अत्यंत गरीब परिवार से आने वाले इस शिक्षक को, जिसे नौकरी की अति आवश्यकता है, प्रशासनिक उपेक्षा से तंग आकर अब सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि अधिकारी उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक लगातार दौड़ा रहे हैं। बताते चले कि उस इलाके में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना एक गर्व की बात होती है, क्योंकि उस इलाके में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद वह इलाका काफी संवेदनशील रहता है। वहां के क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, रोजगार देने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें लाभ पहुंचाना झारखंड सरकार की सफल प्रयास रहता है, और ऐसे में किसी एक युवक की नौकरी छिन जाना काफी पीड़ा पहुंचाता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल 50% तक बढ़ा, उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ी, जेबीवीएनएल रेवेन्यू राइज 15%। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अर्बन इलाकों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा किया है। अब तक करीब 3.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है, जबकि 1.5 लाख मीटर लगाने का काम जारी है। दावा किया गया था कि इससे बिलिंग सिस्टम पारदर्शी होगा और त्रुटियों की संभावना घटेगी, लेकिन हकीकत उल्टी दिख रही है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल 40 से 50% तक बढ़ गया है। वहीं जेबीवीएनएल को रांची से अब पहले की तुलना में 10 से 15% ज्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है। जेबीवीएनएल अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी उपभोक्ता को ज्यादा बिल की शिकायत है तो 3 से 4 दिनों में मीटर की टेस्टिंग कर समाधान किया जा रहा है। रांची अर्बन में करीब 1,75,000 उपभोक्ता 200 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को कोई बिल नहीं देना पड़ता। साथ ही जेबीवीएनएल हर महीने बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान भी चला रहा है। अनुमान है कि रांची में प्रतिमाह 20 लाख से ज्यादा की बिजली चोरी होती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पहुंचे रांची, मीडिया के सामने कई मुद्दों पर रखी बेबाक राय। रांची में आयोजित आदिवासी मूलवासी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस ग्राउंड रियलिटी विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा शामिल हुए। कार्यक्रम में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री गीता श्री उराव और संत जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पवन खेड़ा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी है। पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई पेच नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन में शामिल है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। स्मार्ट मीटर निगेटिव बैलेंस पर लगा झटका, रांची में 7,930 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट। झारखंड की राजधानी रांची में बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। स्मार्ट मीटर में निगेटिव बैलेंस रखने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन अब ऑटोमेटिक रूप से कट रहा है। बुधवार को केवल रांची में ही 7,930 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ। रांची एरिया बोर्ड के जीएम मनमोहन कुमार ने बताया कि स्मार्ट मीटर सिस्टम में जैसे ही उपभोक्ता का बैलेंस निगेटिव होता है, कनेक्शन अपने आप बंद हो जाता है। उपभोक्ता बकाया बिजली बिल का भुगतान कर देता है तो मीटर स्वतः एक्टिवेट हो जाता है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर ज्यादा बकाया है, एक मुश्त भुगतान संभव नहीं है, वे अपने क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता से संपर्क कर किश्तों में भुगतान की सुविधा ले सकते हैं। उपभोक्ता अपना बिजली बिल एटीपी काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। जीएम ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने बकाये बिल का भुगतान कर लें। स्मार्ट मीटर में निगेटिव बैलेंस रहने पर अब कोई मैनुअल प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऑटो डिस्कनेक्शन सिस्टम लागू है। जिन उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल से संबंधित एसएमएस नहीं मिल रहे हैं, उन्हें मोबाइल नंबर अपडेट करने की सलाह दी गई है। इसके लिए क्षेत्रवार संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणय सिन्हा की सड़क हादसे में मौत, पत्नी और बेटी घायल। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणय सिन्हा की मौत हो गई। यह हादसा मांडू स्थित प्रदीप होटल के पास रात करीब 11 बजे हुआ है। दुर्घटना में उनकी पत्नी और पुत्री गंभीर घायल है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता प्रणय सिंह अपने परिवार के साथ छठ पूजा मनाकर बिहार के नवादा से रांची लौट रहे थे। उनकी कार मांडू के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मांडू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहीं चिकित्सकों ने जांच के बाद अधिवक्ता प्रणय सिन्हा को मृत घोषित कर दिया है। अधिवक्ताओं और परिचितों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
शराब घोटाला मामले में आईएएस मनोज कुमार से एसीबी की 4 घंटे पूछताछ। शराब घोटाला मामले में कार्रवाई तेज करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को तत्कालीन उत्पाद सचिव और वर्तमान समाज कल्याण विभाग के सचिव मनोज कुमार से पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार यह पूछताछ करीब 4 घंटे तक चली है। एसीबी ने कुछ दिन पहले ही मनोज कुमार को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। नोटिस के बाद वे बुधवार को एसीबी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे कई बिंदुओं पर विस्तृत सवाल जवाब किए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक पूछताछ में मनोज कुमार कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे। एसीबी ने उन्हें गुरुवार को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया था। इसी मामले में तत्कालीन उत्पाद सचिव मुकेश कुमार को भी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था। वहीं एसीबी अधिकारियों ने फिलहाल यह जानकारी साझा नहीं की है कि पूछताछ के दौरान मनोज कुमार ने किन सवालों के जवाब दिए और किन पर चुप्पी साधी है। कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने धनबाद पहुंचे दिनेश बावरा, कहा सेवा छोड़ सुख भोगने वाली सत्ता पाने के लिए बिना मेल के शादी कर रहे हैं। तेजी से बदलते डिजिटल दौर में जहां भावनाएं स्टेटस अपडेट बन गई हैं, वहां कविता की जगह कहां है, यह सवाल आज जरूरी हो चुका है। अपने शब्दों से समाज की नब्ज पकड़ने वाले कवि दिनेश बावरा ने कहा कि बदलाव के लिए सच्ची सोच और ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। सत्ता से सेवा की जगह सुख शब्द जुड़ जाता है, खींचतान बढ़ जाती है। तब जो हाल होता है वही हाल आज बिहार के साथ पूरे देश में है। सेवा छोड़ सुख भोगने वाली सत्ता पाने के लिए बिना मेल की शादी कर रहे हैं। यहाँ की सरकार का वहां पर तकरार साहब है लाचार। यहाँ जो जिसके साथ था वहाँ वह उसके साथ नहीं रहा, वहाँ जिसके साथ होना चाहिए वह उसके साथ नहीं है। झारखंड में जिन राजनीतिक दलों ने सत्ता सुख के लिए गठबंधन किया है, बिहार में सीट मांगने पर उसमें एक पार्टी को गठबंधन की कमजोर पड़ी गांठ खोल बंधन मुक्त कर दिया है। चाकुलिया के दक्षिण सोल गांव में हाथियों के झुंड ने 2 एकड़ में लगी बरसाती धान की फसल को रौंदा। चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत सरडिया पंचायत के दक्षिण सोल गांव में 2 जंगली हाथियों के झुंड का तांडव जारी है। जानकारी के अनुसार बीती रात उक्त गांव में जंगली हाथियों ने 2 एकड़ में लगी धान की फसल को नष्ट कर दिया। इसके कारण ग्रामीणों को रात जग्गा करना पड़ रहा है। 20 क्यूआरटी मेंबर व ग्रामीण मिलकर दक्षिण सोल गांव से हाथियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। वनकर्मी हाथ में मशाल लेकर रात भर गांव में घूम घूम कर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुटे रहे। दक्षिण सोल गांव में 120 परिवार निवास करते हैं। गांव के ज्यादातर लोग किसान हैं। कोई धान की खेती तो कोई सब्जी की खेती कर अपना गुजर बसर करता है। लेकिन बीते 2 सालों से इस गाँव में किसान हाथियों के तांडव से परेशान है। हर साल सब्जी की खेती और धान की खेती को हाथियों ने रौंद दिया है और खा गए हैं। हाथियों को पहले भी गांव से दूर खदेड़ा भी गया था, लेकिन दूसरे दिन हाथी फिर इसी गांव आ धमकते हैं। जंगल के बीच गांव होने के कारण हाथियों का बसेरा इसी गांव में हो गया है। बताया गया कि खाने और छिपने की उत्तम सुविधा की वजह से हाथी कहीं नहीं जा रहे हैं। पलामू में चलती बाइक पर पेड़ गिरा, चालक की मौत। जपला रेलवे स्टेशन जाते समय हुआ हादसा, माता पिता गंभीर घायल। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक चलती बाइक पर पेड़ की डाल गिरने से 32 साल के चालक सुरेंद्र मेहता की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में उसके माता पिता गंभीर घायल हो गए हैं। यह घटना कुकही गांव से जपला रेलवे स्टेशन जाते समय हुई है। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र मेहता अपने पिता सुरेश मेहता और माता कमला देवी के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर जपला रेलवे स्टेशन जा रहे थे। उन्हें बरवाडीह डेहरी पैसेंजर ट्रेन पकड़कर डेहरी ऑन सोन जाना था। हादसा हैदरनगर थाना के मोगलजन स्कूल के पास हुआ है। पेड़ की डाल गिरने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने सुरेंद्र मेहता को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके पिता सुरेश मेहता और माता कमला देवी का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही हैदरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अफजल अंसारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सुरेंद्र मेहता का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आंवला नवमी पर रामकृष्ण मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है, इस पावन अवसर पर धनबाद में श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। तिथि अनुसार गुरुवार सुबह से ही बैंक मोड़ स्थित रामकृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक परिधान में आए महिला और पुरुष भक्तों ने आंवला वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। पूजा अर्चना में शामिल श्रद्धालु समंती शर्मा ने बताया कि सनातन परंपरा में आंवला नवमी का अत्यंत धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर आंवला वृक्ष के नीचे स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं, वे भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें अविनाशी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि इस दिन पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है तथा इसे दीर्घायु, पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रांची के 24 खिलाड़ी चेन्नई में आयोजित 23वीं एशिया
मास्टर खेलकूद प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। चेन्नई में 5 से 9 नवंबर तक 23वीं एशिया मास्टर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। इस प्रतियोगिता में रांची के 24 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। सभी खिलाड़ी 2 नवंबर को एलेप्पी से रवाना होंगे। झारखंड मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव लक्ष्मण राम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रांची के खिलाड़ी पूरे राज्य का नाम रोशन करेंगे और मेडल जीत कर लौटेंगे। सचिव ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सबको गर्व है कि रांची के इतने खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। इस बार खास तरह से मनेगा झारखंड स्थापना दिवस समारोह। राष्ट्रपति व पीएम को भी आमंत्रित करने की तैयारी। यहाँ जानिए पूरा कार्यक्रम। झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के बीच राज्य सरकार रजत जयंती समारोह को भव्य और आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बुधवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसको लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान तय हुआ कि अलग झारखंड के गठन में जिन जिन लोगों का योगदान है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम सबसे पहले आता है। उनके अलावा जिन लोगों ने भी अलग झारखंड की स्थापना में अपना योगदान दिया है उनकी सूची जिलों से मांगी गई है ताकि सम्मानित किया जा सके। 15 नवंबर का आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आमंत्रित किया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस का कार्यक्रम इसलिए भी खास हो जाता है कि इसी दौरान भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। इस कार्यक्रम के लिए अभी तक मुख्य अतिथि का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर आमंत्रित करेगी। उनके अलावा मुख्य अतिथि के लिए राष्ट्रपति भी झारखंड सरकार की पसंद में शामिल हैं। आमंत्रित दोनों को किया जाएगा और मुख्य अतिथि के लिए जो समय देने के लिए तैयार हो जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर भी कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, 2 की मौत। स्कूटी सवार एक गंभीर रूप से जख्मी। झारो गांव में मेला देखकर लौट रहे थे दोनों। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया है। यह घटना बुधवार शाम करीब 6 बजे लोइंगा मोड़ के पास हुई। मृतकों की पहचान शिवनंदन सिंह और दशरथ सिंह के रूप में की गई है। बबलू सिंह गंभीर घायल है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और कामडारा थाना क्षेत्र के सुरहू नावा टोली के रहने वाले हैं। तीनों एक ही स्कूटी पर सवार होकर झारो गांव में आयोजित मेला देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात कार वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। घटना के बाद अस्पताल के लोगों ने तीनों को उठाकर रेफरल अस्पताल बसिया पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद शिवनंदन सिंह और दशरथ सिंह को मृत घोषित कर दिया है। गंभीर रूप से घायल बबलू सिंह को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर किया गया। गुमला पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी भी जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।